कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई, क्या पढ़ाई लिखाई की आपने, और पुलिस विभाग की तरफ कैसे आप कि बच्चों से स्वच्छता के नाम पर अगर कुछ जरा सा भी कोई कह दे तो मतलब वो पुलिस विभाग का काम बड़ा मेहनत का है। बहुत लोग पुलिस विभाग में आना चाहते हैं। कई बार अभिभावकों का अतिरिक्त दबाव होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हैं। कई बार टीचर्स प्रेशर क्रिएट करते हैं। आजकल एक बड़ा माहौल चल रहा है, साइबर क्राइम का एक एस्पेक्ट है डिजिटल अरेस्ट। प्रधानमंत्री जी भी अब तो इस पर बोल चुके हैं। और आखिरी में एक मैसेज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे किस एक टैगलाइन को या किस एक मैसेज को फॉलो करें जिससे अपने जीवन में सफल हो। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो इस समय लखनऊ में डीसीपी क्राइम के पद पर तैनात हैं। 2013 बैच के आईपीएस अफसर हैं। इसके साथ ही साथ इनके पास महिला सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। डीसीपी महिला सुरक्षा भी है और साथ ही साथ जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, शहर का ट्रैफिक, इस एरिया का जो ट्रैफिक व्यवस्था है, यानी डीसीपी ट्रैफिक के भी पद पर आप विद्यमान हैं। बड़ा अच्छा करियर है आपका। तमाम सारे काम आपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, सोसाइटी को सुरक्षित बनाने के लिए किए हैं। तो सर, सबसे पहले इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बड़ी मेहनत करते हैं। क्यों? कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई, क्या पढ़ाई लिखाई की आपने, और पुलिस विभाग की तरफ कैसे आप चले? मैं रहने वाला हूँ कुशीनगर जनपद का, जो बिल्कुल बिहार से लगा हुआ है। और अब तो बहुत डेवलपमेंट वहाँ हो चुका है, लेकिन एक समय बहुत प्रदेश के पिछड़े ज़िलों में शामिल हुआ करता था। वहाँ मैं पडरौना एक जगह है जहाँ इंटर कॉलेज से मेरा अध्ययन हुआ, और उसके पश्चात मैं आ गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में ये सब कुछ नहीं था, लेकिन मेरे बड़े भाई वो हमको मोटिवेट करते रहे हमेशा प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए। तो उनके मोटिवेशन के परिणाम स्वरूप उन्होंने ही मुझे इलाहाबाद प्रेरित किया जाने के लिए। वहाँ मैं गया, उसके बाद से फिर इस सेवा में आने का मौका मुझे मिला। कि बच्चों से स्वच्छता के नाम पर अगर कुछ जरा सा भी कोई कह दे तो मतलब वो बवाल मच जाता है कि हमारे बच्चे से सफाई के लिए कह दिया। तो मतलब ये जो सोच है, जबकि प्रधानमंत्री खुद बदलना चाहते हैं, फिर भी सोसाइटी में ये कौन सी मानसिकता है कि सफाई करने वाले को हे दृष्टि से देखा जाता है और गंदा करने वाले को अच्छी दृष्टि से देखा जा रहा है? बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी के कई चीज़ें आपको देख करके आपको स्वतः प्रेरणा लेनी चाहिए। एक कार्यक्रम मैं देख रहा था कि वो टिश्यू नैपकिन का इस्तेमाल उन्होंने करके, और उसको उन्होंने कहीं डस्टबिन नहीं देखा तो अपने पॉकेट में रख लिया। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए कि देखिए कैसे, मतलब किसी भी चीज़ को इधर उधर आप न फेंकिए, बल्कि इसे आप अपने पास आप इसे रख लीजिए। तो ये एक प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोग को बचपन में ये सब चीज़ें सिखाई जाती रहीं, लेकिन आज का वो दौर देखते हैं कि मुंह में पान भर करके या पान मसाला भर के कहीं भी रोड पे थूक देते हैं, गंदा करते हैं। मैं क्या बताऊं क्या होता जा रहा है। तो इसीलिए शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीज़ों को ही देख करके स्वच्छता की तरफ सबको जागरूक किया। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने इसकी तरफ लोगों को सोचने को मजबूर किया कि स्वच्छता हमारे आपके लिए, समाज के लिए कितना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ है कि धीरे धीरे लोग इसके तरफ भी प्रवृत्त हो रहे हैं, और स्वच्छता अब धीरे धीरे लोगों के उसमें जहन में आ रहा है कि इसको पालन करना चाहिए। और उसका परिणाम हमको लगता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। रोजगार की बात हो रही है तो हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे आप पुलिस विभाग में जो है 92 बैच में पीपीएस हुए, आप 2013 में आप आईपीएस हो गए। पुलिस विभाग का काम बड़ा मेहनत का है। बहुत लोग पुलिस विभाग में आना चाहते हैं, चाहे वो आरक्षी के तौर पर आना चाहें, सब इंस्पेक्टर के तौर पर आना चाहें, डीएसपी के तौर पर आना चाहें, या फिर इंडियन पुलिस सर्विसेज के थ्रू आना चाहें। तो प्रयास करते हैं और लोग आते भी हैं। अभी जल्दी में ही वैकेंसीज़ भी फिल हुई हैं और अभी नई वैकेंसीज़ भी आ रही हैं आरक्षी की और सब इंस्पेक्टर्स की। ये जो बच्चे तैयारी करते हैं, ये जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे आना चाहते हैं, वो किस तरह की मेहनत करें, और फिर हम दूसरे एस्पेक्ट पे भी आएंगे। बच्चों के लिए वो पुलिस सेवा का क्रेज़ तो लोगों में हमेशा से रहा है। वर्दी का एक ग्लैमर लोगों के दिमाग में हमेशा से रहा है,
और विभिन्न रूपों में उसमें वर्दी धारण करना चाहते हैं, चाहे वो फौज में जाना हो, चाहे पुलिस में जाना हो, या विभिन्न पदों पे अलग अलग, चाहे आरक्षी हो, सब इंस्पेक्टर हो, या पीपीएस या आईपीएस, जिसमें भी तो ये चैलेंजिंग हमेशा से रहा है। समाज में हमेशा जो भी विकृतियां रही हैं उसके खिलाफ हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा आगे रहा है। तो लोगों को हमेशा से एक इस चार्म रहा है इस सेवा में जाने के लिए। वो चीज़ें अभी बनी हुई हैं, टफ है। थोड़ा जो सेवा हम लोगों का है वो थोड़ा बाकियों की अपेक्षा थोड़ा टफ रहता है। इसमें हम बाकी से तुलना नहीं कर सकते हैं कि उनको संडे और उनको बाकी त्यौहार पे छुट्टियां मिलती हैं, हम 5 बजे क्यों नहीं खाली हो जाते हैं। ये इन सब चीज़ों से अगर आप मैच करेंगे तो आपको पाएंगे कि ये थोड़ा कठिन है। लेकिन जो सेवा का अवसर पुलिस डिपार्टमेंट में मिलता है वो शायद ही कहीं और मिलता है। डायरेक्टली हमेशा 24 घंटे पुलिस की सेवा, पुलिस को सेवा का अवसर मिलता है पब्लिक का। तो ये एक है कि ये हमेशा से ये दिमाग में रहा है। और दूसरा, जहाँ तक जो भी मन में आप अगर टारगेट ले लेंगे कि मुझको इससे पाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस टारगेट से अलग नहीं कर सकती। अच्छा कमलेश जी, जैसे कई बार अभिभावकों का अतिरिक्त दबाव होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हैं। कई बार टीचर्स प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ज़्यादातर अभिभावकों का कि जैसे मैं मान लीजिए मुझे आईपीएस अफसर बनना था, मैंने तैयारी की, मैं नहीं बन पाया, कमतर रह गया, कुछ दूसरी पोस्ट पर चला गया, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मेरा बच्चा आईपीएस बने, जो ये था। जबकि मेरा बच्चा वो जो है साइंटिस्ट बनना चाहता है, या स्पोर्ट्स में जानना चाहता है, या सिंगर बनना चाहता है, या मल्टीपल ऑप्शंस मान लीजिए उनमें से कोई एक वो काम करना चाहता है या 2 काम करना चाहता है। कई बार जो है लोग टैलेंटेड होते हैं, तो मान लीजिए कोई सिंगर बन रहा है, साथ में साथ उसको तबला वादक भी बनना चाह रहा है, सिंगर बनने के साथ साथ हारमोनियम प्लेयर या गिटार प्लेयर भी बनना चाह रहा है, म्यूजिशियन बनना चाह रहा है। तो लेकिन गार्जियन का एक दबाव है, इसकी वजह से बच्चा वो अपनी उस प्रतिभा की तरफ न जा करके अभिभावकों के दबाव में वो काम कर रहा है और वहाँ भी फेल हो रहा है, और बाद में उसके मस्तिष्क पर इतना दबाव बन जा रहा है कि वो कहीं का नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को, ऐसे अभिभावकों को क्या कहेंगे आप? एब्सोल्युटली करेक्ट। आज के समय में क्या होता जा रहा है, हर आदमी बचपन में ही बच्चों को हम तो इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम तो इसको पुलिस अफसर बनाएंगे, मेरा लड़का डीएम बनेगा, ये जाने बिना कि लड़का क्या चाह रहा है, लड़के में क्या चीज़ है। ऊपर वाले ने हर बच्चे में अलग अलग क्षमताएं देकर के भेजी है। कोई हो सकता है कि बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, कोई हो सकता है कि बहुत अच्छा सिंगर बन जाए, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा डांसर हो सकता है। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय बहुत स्कोप नहीं था सोसाइटी में, तब एकमात्र यही सरकारी सेवा लगता था कि सरकारी सेवा में अगर आप चले गए तो आपका करियर, आपका जीवन सफल है, बाकी तो फिर बेकार है। पूछता भी था कोई अगर कि आप क्या कर रहे हैं, तो कोई ये नहीं बताता था कि हम खेती कर रहे हैं, उसको शर्म आती थी कि हम खेती कर रहे हैं। तो सरकारी सेवा को ही सब कुछ मान लिया गया। दुर्भाग्य से अभी भी कुछ लोगों के मन में वही भाव अभी बना हुआ है कि सरकारी सेवा ही सब कुछ है। सरकारी सेवा ही नहीं है। आप बच्चे को उसके टैलेंट को पहचानने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर क्या छिपी हुई प्रतिभा है, और उस दिशा में उसे मोटिवेट कीजिए। काम कोई छोटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आईपीएस ही सब कुछ है और बाकी तो सब बेकार है। जी नहीं, आप जिस फील्ड में होइए, आपका बच्चा जिस फील्ड में आए उसे मोटिवेट कीजिए। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप पहले तो उसे अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा दीजिए कि अच्छा इंसान बनो। हम अच्छा इंसान से पहले उसके प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें तो ये बनना है, यह जाने बिना कि वो क्या कर सकता है। उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि आजकल जो हर जगह गली कूचे, हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं किसी भी सेवा में जाने की। यहाँ तक कि आपको अगर कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए भी साहब कोचिंग उपलब्ध है। आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है तो साहब उसके लिए कोचिंग उपलब्ध है। जगह जगह आपको जैसे लगता है कि जीवन में कहीं कुछ भी करना है तो उसके लिए कोचिंग साहब उपलब्ध है। तो
आप जानिए आपके बेटे में क्या टैलेंट है, आपकी बिटिया में क्या टैलेंट है, वो क्या कर सकते हैं। दूसरा, उसका मन क्या है, वो क्या चाहता है बनना। आप अपनी इच्छा को मत थोपिए, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। हमें ध्यान आता है कि पिताजी बहुत बार बहुत सारी चीज़ों के लिए मारते थे। शायद यही लगता होगा कि वो बात मेरे भी दिमाग में कि वो मेरे भले के लिए, हम भी उसी पद्धति के रहे, हम भी अपने बच्चे के साथ वो करते हैं। बाद में लगा कि इन सब से नहीं होगा, उसके अंदर प्रेरणा आप दीजिए कि उसको क्या करना चाहता है, वो किस में अच्छा लग रहा है। आप कभी किसी काम को, एक तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल ये गार्जियन के बैठ जाना चाहिए कि काम छोटा कोई नहीं है, बस आप उसमें उसको ये प्रेरणा दीजिए कि वो परिश्रम करे, शीर्ष पे पहुंचने की कोशिश करे। फील्ड सब अच्छा है और सिर्फ सरकारी सेवा के लिए उसको ये कोचिंग वो कोचिंग, ये स्कूल पे न भेजिए। अच्छा इंसान बनाइए। आज अच्छे इंसान की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत अच्छे अधिकारी। आजकल एक बड़ा माहौल चल रहा है, साइबर क्राइम का एक एस्पेक्ट है डिजिटल अरेस्ट। प्रधानमंत्री जी भी अब तो इस पर बोल चुके हैं, लेकिन ये जो डिजिटल अरेस्ट का हुआ है, इससे कैसे बचा जाए? जो साइबर फ्रॉड की आप जो बात कर रहे हैं, अनगिनत उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हैं। साइबर फ्रॉड के लिए लगातार सरकार की विभिन्न एजेंसियां भी लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत करा रही हैं। एक तो बैंक भी लगातार बता रहा है कि हम किसी से कोई सूचना नहीं मांगते हैं, उसके बाद भी लोग इस झांसे में आते हैं। लगातार आरबीआई भी बता रहा है, लगातार गवर्नमेंट की अन्य एजेंसियां, यहाँ तक कि आपके कॉलर ट्यून में भी वो चीज़ें आ गई कि आप इनसे सतर्क रहें, पर फिर भी लोग झांसे में आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आलोक जी आपने बताया कि डॉक्टर थे। बहुत बार आप जब अति व्यस्त होते हैं, तब जब आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, उस समय आपसे ऐसी सूचनाएं ले ली जाती हैं जो बाद में आपको लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। आप प्लेन में बैठने जा रहे हैं, उस समय आप हड़बड़ी में हैं, उस दौरान आपसे कुछ ऐसी सूचनाएं ले ली जाती हैं जो बाद में लगता है कि हमारे साथ नहीं है। तो एक तो सबसे आपके माध्यम से अनुरोध कि कृपा करके जल्दीबाजी में कोई लिंक शेयर न कर दें, जल्दीबाजी में कोई नंबर न दबा दें, जल्दीबाजी में आप कोई सूचना उन्हें न दे दें जो आपके लिए बाद में परेशानी का कारण बने। और एक चीज़ लोगों को बैठा लेना चाहिए कि कोई ऐसी, अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसा कर रहा है कि यह करने से यह लाभ आपको इतना हो जाएगा, घर बैठे कोई आपको लाभ नहीं मिल सकता है बिना किसी प्रयास के। तो आप ऐसी झूठी योजनाओं से अपने को दूर रखें। और जो डिजिटल अरेस्ट की आपने जो बात की, डिजिटल अरेस्ट इसका सबसे खराब तरीका है। एक तो उनसे सारा पैसा निकाल लिया जाता है, दूसरा उसको जो मानसिक संत्रास जो मिलता है वो एक बड़ा कठिन सा में रहता है। इसमें कईयों के साथ, चूंकि हम लोग यह काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि घंटों जिस उससे वो गुजरते हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहती है। कई बार तो यहाँ तक भी एग्जाम्पल है इसी लखनऊ में ही कि डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड के चक्कर में आकर कोई व्यक्ति बैंक जा रहा था, घर वालों को उनकी गतिविधियां कुछ असहज लगी, उन्होंने हमको सूचना दिया, हम लोग बैंक तक, उन्होंने कहा कि ये बैंक जा रहे हैं और लग रहा है कुछ इनके साथ, बैंक तक पहुंच गए, तब भी उनको ये लग रहा था कि हम लोग फ्रॉड पुलिस वाले हैं, जिनसे फोन से बात हो रही है वो असली पुलिस वाले हैं। तो आप ये सोचिए कि किस लेवल का आपके दिमाग में। उस आदमी को बैंक से वापस ला करके और यकीन दिलाया गया कि भाई आप किसी झूठे बहकावे में आ रहे हैं, कोई और आपको, हम असली हैं। तब जाकर के वो इस बात के आकर के फिर बाद में उन्होंने थैंक यू उनके और उनके परिवार, उन्होंने बोला कि आज तो हम बच गए थे, हमारे अकाउंट में 23 लाख रुपया था और हम जा रहे थे उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, तो मेरे पास शब्द नहीं है थैंक यू बोलने के लिए। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिल जाएंगे कि यह एक सबसे खराब रूप में है। साथियों, आप इनसे दूर रहिए। किसी के बहकावे में, एक तो
कई बार हम मेरे पास ही लोगों ने फ़ोन करके बड़ी अच्छी बात रही कि समय से कि साहब आप लखनऊ क्राइम ब्रांच का और वहाँ के डीसीपी की फ़ोटो लगा के आ रहा है कि आपके क्राइम ब्रांच कोई जांच कर रही है जिसमें हमारी आवश्यकता है, हम फंसे हुए हैं। हमसे फ़ोन करके जैसे ही फ़ोन आता है तत्काल पहले तो ये कि ये फ्रॉड है, कुछ आपने कर तो नहीं दिया। कहीं नहीं साहब, अभी मैं कंफर्म कर रहा था। हम कहे तो आप ऐसे लोगों से सजग रहिए। बहुत सारे पुलिस अफसरों के फोटो लगा करके और आपसे फ़ोन कॉल करके और पैसे मांगे जाते हैं। ऐसे लोगों से सजग रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहीं की भी पुलिस आपसे पैसे की डिमांड नहीं करती है। आए दिन देखा जा रहा है कि आपका लड़का रेप में फंस गया है, आप ऐसा कीजिए कि हम अभी आपके बात बनवा देंगे, हमारे तो बड़े साहब से बात हो रही है, अगर आप ज़्यादा आगे ले जाएंगे तो आप और फंस जाएंगे। इस तरह की न जाने कितनी सारी चीज़ों की दुहाई दी जाती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये भी चाहूँगा कि कृपा करके ऐसे लोगों के झांसे में न आए। और अगर आप दुर्भाग्य से अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया, विलंब मत कीजिए, तत्काल सूचना दीजिए और एनसीआरपी पोर्टल पे आप जाके कंप्लेंट कीजिए। हम आपकी सहायता के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। न जाने अनगिनत लोगों की मदद हुई है। हाँ, हो सकता है कि कुछ घटनाएं अभी वर्कआउट ना हो पाई हों, पर उनके लिए भी लगातार टीमें लगी हुई हैं और हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। लोगों की से भी अपेक्षा करते हैं कि हमको अपनी सारी सूचनाएं समय से प्रेषित करें, जरूर उनकी मदद होगी। 1930 पर कॉल भी तुरंत कर सकते करेक्ट। 1930 तो हम सब के लिए है। जैसे 112 हम याद रखते हैं, 108 एम्बुलेंस के लिए याद रखते हैं, वैसे ही 1930 भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी हो गया है। तो आप इन सब चीज़ों से सजग रहिए, सतर्क रहिए। सतर्क अगर आप हैं तो आपका कुछ नहीं होगा, और जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी में। और अगर गलती से दुर्घटना घट गई तो तत्काल सूचित करें और 1930 पर पहले तो बचाव करें, प्रिकॉशन लें। और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि मानसिक संत्रास, आजकल अंग्रेजी का ज़माना है, कई बार लोग संत्रास से संबंध शायद ना समझें, तो मेंटल हरासमेंट जो साइबर क्राइम के दौरान झेलना पड़ता है, कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आपकी फ़ोटो विकृत कर सकते हैं। और आखिरी में एक मैसेज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे किस एक टैगलाइन को या किस एक मैसेज को फॉलो करें जिससे वो अपने जीवन में सफल हो, या जो भी बच्चे जो चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों या सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? पुलिस वाले कभी बहुत अच्छे वक्ता नहीं होते हैं कि हम वो करें, लेकिन आपने चूँकि आलोक जी ये बात कही है तो कुछ चीज़ों पे मैं ज़रूर चाहूँगा कि समाज की बहुत सारी चीज़ों को देख करके थोड़ी हम लोग को भी कभी कभी हताशा सी होती है, इसलिए कि कहाँ जा रहा है। नए नए बच्चों को देखते हैं कि तमाम उसमें पढ़ करके, फर्जी प्रेम में पढ़ करके गार्जियन को दुश्मन मान लेना। हम चूँकि महिला अपराध एवं सुरक्षा का भी कार्य हम देख रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास आती हैं कि कम उम्र में और उस समय गार्जियन को अपना दुश्मन मान लेना, ऐसा अगर सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक इस धरती पे है तो वो आपके माँ बाप हैं। उनको, उनकी बातों को कभी आप अन्यथा मत लीजिए। जब मैच्योर हो जाइए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, तो उसके बाद से अपना निर्णय आप लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर माता पिता आपकी कोई बात कह रहे हैं तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, उनकी बात मानिए, आपका भला निश्चित रूप से होगा। साथ ही चूँकि मैं भी आपके उसके माध्यम से मुझे भी मौका मिला है, तो एक चीज़, चूँकि मैं ट्रैफिक भी देख रहा हूँ, तो मैं वहाँ भी आप लोगों से अपील करता हूँ कि जल्दीबाजी में न पड़ें। सबको मौका मिलेगा, जल्दी में न रहें। ट्रैफिक जो नियम है उनका पालन करें और सीट बेल्ट तो ज़रूर लगाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं आलोक जी। हेलमेट, सीट बेल्ट, तो आप एक तो नशे में कभी गाड़ी न चलाइए। बहुत सारे लोगों को रहता है कि अब मैं तो पी के भी आराम से चलाता हूँ, ये मूर्खता है। नशे में कभी गाड़ी न चलाइए। दूसरा, नींद आ रही हो तो कभी गाड़ी न चलाइए। तीसरा, अगर बहुत ज़रूरी न हो तो लेट नाइट ड्राइव न कीजिए। रात सोने के लिए होती है,
न कि ड्राइव करने के लिए होती है। तो बहुत इमरजेंसी है तो आप रात में देर रात चलाइए, नहीं तो आप समय से अपने घर पहुंचिए। हम सब आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को तकलीफ होती है कि नए बच्चे, हमारे सामने अभी की बात है, ताज होटल के पास एक लड़का लड़की जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट न पहनने से मैंने देखा अपने सामने ही उसको तड़प करके जाते हुए। तकलीफ होता है तो हेलमेट का धारण, हेलमेट लोग अभी भी सोचते हैं कि पुलिस से पुलिस से बचने बचने के लिए, ये हमसे न बचिए आप इसलिए यमराज से बचिए, यमराज से बचिए। तो बड़ा अच्छा रहा, आपसे बहुत सारी चीज़ों पे आपसे चर्चा हुई और लोगों से एक अपील की, अच्छे इंसान बनिए और सबके साथ कोई ऐसा काम मत कीजिए दूसरों के साथ जो अपने साथ आपको नापसंद हो। बस इतनी छोटी सी अपील आप सबसे है। बहुत बहुत धन्यवाद आरव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि कमलेश दीक्षित जी ने बताया कि लगातार अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए, हेलमेट ज़रूर पहनिए और ड्रिंक करके गाड़ी न चलाइए। और मेरा तो ये कहना है, आपसे निवेदन है कि नशाखोरी, ड्रिंक, इस तरह की कोई भी चीज़ें कीजिए ही मत, क्योंकि आपका जीवन केवल आपके लिए और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे इस उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे इस भारत देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, कोई भी अननेसेसरी काम मत करिए जिससे सोसाइटी को या फिर देश को नुकसान हो। आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको अच्छी, महत्वपूर्ण और आपके लिए उपयोगी जानकारी जल्दी जल्दी आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।